दोनों बेटों ने मिलकर इशफाक साहब को बहुत मारा क्योंकि उन्होंने पोतों को गालियां देने की वजह से मारा था। जब बीवी ने देखा तो बेटों से बोली कि बाप को मारते हुए शर्म नहीं आई और यही बेटे कल को तुम्हें मारेंगे। तो ये सुनकर बहुएं सास को गालियां देने लगी और उन्होंने दोनों बूढ़े वालदैन को घर से निकाल दिया। इशफाक साहब पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ाने लगे। वहाँ उनके पोते पढ़ने आते थे तो उन्होंने दादा को देखकर गालियां दी तो उन्होंने पोतों को पीट डाला। और जब अगले दिन इशफाक साहब के बेटे आए तो इशफाक साहब ने फौरन छड़ी पकड़ी और दही का छोटा सा छापर पकड़े। इशफाक साहब अपने घर की गली मुड़े तो इन्हें एक जोरदार झटका लगा। वो बेख्तियार चूंक कर सामने देखने लगे। उनका घर गली के दरमियान में था, लेकिन गली के इख्तिताम पर जो कुछ उन्हें नजर आ रहा था वो उसे देखकर सन्नाटे में रह गए थे। शाम के नीम अंधेरे से माहौल में गली के आखिरी सिरे पर उनका पोता खड़ा था और जो कुछ वो कर रहा था उसे देखकर बर्दाश्त करना इशफाक साहब के तो बस में ना था। उनकी रगें तन गईं। शापर को हाथ में मजबूती से खींचे तो तेज़ी से आगे लपके, लेकिन शायद उनके पोते मुजम्मिल ने उन्हें दूर से आता हुआ देख लिया था। एक पल के लिए तो उसका रंग फक हो गया, लेकिन अगले ही पल बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ वो अपने घर में दाखिल हो गया। इशफाक साहब से भी पहले वो अपने घर जा चुका था। हामते कामते इशफाक साहब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने तेज़ी से इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर मुजम्मिल कहीं भी ना था। हाँ, लेकिन उनके दोनों बेटे अहमद और जुनेद दोनों की आवाज़ें आ रही थी। अरे बेगम, आज तो चपली कबाब बनाओ, कितने दिनों से नहीं खाए, वो दिल चाह रहा है खाने का। ये अहमद की आवाज़ थी। इशफाक साहब ने एक ठंडी सांस ली। थोड़ी ही देर पहले जब उन्होंने अहमद से कहा था कि आज उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, उन्होंने दही ला दे, तो अहमद ने कितनी बातें सुना दी थी। आपको तो लगता है कि मैं जेब में कानून का खजाना लेकर घूमता हूँ अब्बा जान। मैंने सब्जी लाकर दे दी है, वही पकेगी, सब वही खाएंगे। अब मैं लहदा से दही के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रहा। आप तो छोटे बच्चों की तरह नखरे करने लगे हैं। मुंह बनाते हुए अहमद ने उन्हें झाड़ दिया था। इशफाक साहब शर्मिंदा से हो गए थे। उनकी जेब में खुशकिस्मती से 50 रुपये मौजूद थे, जिसे लेकर वो अपने लिए दही ले आए थे। लेकिन अब घर में से उमड़ती तरह तरह की खुशबुएं उन्हें बता रही थी कि अहमद और जुनैद ने अपनी मर्जी के पकवान पकवा लिए हैं। मगरब के अज़ानें हो रही थीं। इशफाक साहब ने नमाज अदा की। फहमीदा बेगम भी खामोशी से नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़कर अभी वो तस्बीह पढ़ ही रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद और जुनैद दोनों घर में होने के बावजूद कभी दरवाज़ा नहीं खोलते थे। इशफाक साहब खुद ही अपने बूढ़े वजूद को घसीटते हुए उठे और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने उनका हमसाया खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात बता रहे थे कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इशफाक साहब ने सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसने सलाम तक ना किया, बल्कि हाथ से पकड़कर इशफाक साहब को घर के बाहर घसीट लिया। कुछ देर तक तो वो इशफाक साहब से बात करता रहा। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर इशफाक साहब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सिर्फ इसी चीज़ की वजह से वो खौफजदा थे और आज उनका खदशा दुरुस्त साबित हो गया था। उन्हें पता था जल्द या बदेर इस तरह का कोई ना कोई वाक़या सुनने को ज़रूर मिलेगा। और जो कुछ उनका हमसाया उन्हें बता रहा था उसे सुनते इशफाक साहब को यकीन हो गया था कि अब बर्बादी उनसे बस चंद ही फासले पर है। न जाने उन्होंने किस तरह अपने हमसाये से माजरत की, ये उनका दिल ही जानता था। माथे पर आया हुआ पसीना बार बार पूंछते हुए वो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। वह मुश्किल दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आए। सामने सीढ़ियाँ उतरकर मुजम्मिल नीचे आ रहा था। उसके हाथ में बड़ी सी पतंग थी। वो 11-12 साल का दुबला पतला सा लड़का था, जिसके चेहरे से ही वो बाशपन झलकता था। उसे देखते ही इशफाक साहब के अंदर गुस्से की एक तेज़ लहर जागी। पास से गुजरते हुए मुजम्मिल को उन्होंने कंधे से पकड़कर अपने बराबर खड़ा कर लिया। क्या है दादा, छोड़ो ना, मैंने ड्रामा देखना है, टीवी पर कायम टाइम हो गया है। मुजम्मिल ने बदतमीजी से अपना कंधा छुड़ाना चाहा, मगर इशफाक साहब को शदीद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मुजम्मिल थप्पड़ खाते ही गला फाड़ कर रोने लगा। इशफाक साहब उसे कुछ कह रहे थे, लेकिन वो सुन कहाँ रहा था, बस गला फाड़ फाड़ कर रोए जा रहा था।
और अपने वालिदैन को बुला रहा था। किचन में काम करती उनकी दोनों बहुएं भी जल्दी से बाहर निकल आई थी। अंदर कमरों से अहमद और जुनैद भी ख्वास पाता होकर बाहर आ गए थे। क्या हो गया मुजम्मिल को, कि इस तरह से रो क्यों रहा है? अहमद बौखला कर आगे बढ़ा और उसने जल्दी से मुजम्मिल को अपने साथ लिपटा लिया। दादा ने मारा है बहुत ज़ोर से। ये मुझे कह रहे थे कि पड़ोस वाले घर से सालन ला दो, क्योंकि आप लोग अच्छा खाना नहीं बनाते। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। मुजम्मिल ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि कुछ इशफाक साहब भी हैरान रह गए, और वो जो असल बात बताने ही वाले थे अल्फाज उनके मुंह के अंदर ही कहीं गुम हो गए थे। जबकि अहमद ने खान जाने वाली नज़रों से अपने बाप को देखा। दिमाग दुरुस्त है आपका? आपने मेरे बेटे को इतनी सी बात पर मारा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने आज तक खुद अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठाया और आपने इसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया है। अहमद ने कहा। उसकी बीवी बार बार मुजम्मिल का जायज़ा लेते हुए खा जाने वाली निगाहों से इशफाक साहब को देख रही थी। अब्बा तो जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका दिमाग ख़राब होता जा रहा है। सटिया गए हैं ये। कल को हमारे बच्चों के गले काट देंगे कि बच्चों ने बाहर से ही उन्हें कोई चीज़ लाकर नहीं दी। पागल हो गए हैं ये। मैं बता रही हूँ, इनका बंदोबस्त कर दें। मैं अब इन बुढ़े के साथ इस घर में नहीं रह सकती जो मेरे बच्चों पर जुल्म करता हो। अहमद की बीवी झूठ मूठ के आंसू बहाते मुसलसल चला रही थी। जुनैद की बीवी भी बराबर हिस्सा डाल रही थी। अब्बा ने कल हमारे दोनों बेटों को भी डांटा था जब वो दोनों बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब स्कूल से आकर तो कुछ देर उन्होंने खेलना ही है। अब्बा जान को इस पर भी इतराज़ था। उसकी बात ने जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया। इशफाक साहब को गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो तुम लोग, पहले पूछ तो लो हुआ क्या है। छटांग भर के संपोले की बातों में आ रहे हो। इसको तो मैं बताता हूँ झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। इशफाक साहब को गुस्सा आया तो उन्होंने आगे बढ़कर मुजम्मिल का बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन अहमद को भी तैश आ चुका था। उसने मुजम्मिल को अपने पीछे किया और यकदम से आगे बढ़कर अपने बाप को एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। बस बहुत हो गया। मेरी आंखों के सामने आप मेरे बच्चे को मारते जा रहे हैं। ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं वैसे ही आपकी हरकतों की वजह से आजिज़ आ चुका हूँ। आए रोज़ आप हमारी बीवियों पर गुस्सा करते हैं, उनके पकाए खानों में कीड़े निकालते हैं। कपड़े आपको धुले हुए चाहिए, स्त्री शुदा चाहिए, हर काम वक़्त पर करवाते हैं, लेकिन आपके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। अहमद ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ एक ज़ोरदार धक्का भी दिया था। वो जो अक्का पक्का खड़े थे, इस धक्के पर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जुनैद भी नफरत भरी निगाह से उन्हें देखते मुसलसल बोले जा रहा था। फहमीदा बेगम अंदर से आमती कामती बाहर निकल आई। उन्होंने जो इशफाक साहब की हालत देखी तो उनका दिल धक से रह गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही? अपने बूढ़े बाप को मारते हो? तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया उन्होंने, और आज उन्होंने हाथों से तुम इन पर हाथ उठा रहे हो। वो पहले ही दिल के मरीज़ हैं। फहमीदा बेगम ने आगे बढ़कर इशफाक साहब को संभालते हुए कहा, जो ज़मीन पर गिरते जा रहे थे। उन्हें शदीद दुख हुआ था, मगर अहमद और जुनैद को कोई पछतावा नहीं था। और तभी जुनैद की बीवी बोली, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जान, अहमद भाई ने बिल्कुल ठीक किया है। अब्बा जान जानबूझकर घर में हर वक्त फसाद फैलाते रहते हैं। अगर हम सुकून से रहते हैं, एक दूसरे से हंसते बोलते हैं, तो अब्बा को बर्दाश्त ही नहीं होता। और अब तो ये हमारे बच्चों को भी मारने पीटने लगे हैं। आखिर इन मासूम बच्चों से दुश्मनी ही क्या है इनकी? जुनैद की बीवी की बात पर अहमद एकदम चिल्लाकर बोला था, खबरदार, जो आज के बाद किसी ने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं वो हाथ ही काट दूंगा। उसके बाद पर फहमीदा बेगम तासुब से चंद लम्हे तक उन्हें देखती रही। बेटा, मैं और तुम्हारे बाप इन बच्चों के कुछ लगते हैं। अगर हम इन्हें कुछ कह देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। आज भी क्या हुआ था? तुम इनसे पूछते तो सही। तुम दोनों के दो दो बेटे हैं। बेटों की वजह से घुमंड मत करो। बड़े होकर ये भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जैसा सलूक आज तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो। फहमीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो चला था। सभी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे, मगर इशफाक साहब अब खामोशी से अपने आंसू साफ करते उठ रहे थे। फहमीदा बेगम की बात पर जुनैद और अहमद को नए सिरे से गुस्सा आ गया था।
अगर आप लोगों को हमारे बच्चे अच्छे नहीं लगते तो निकल जाएं मेरे घर से। यहाँ ऐसे फसाद करने वालों की कोई जगह नहीं है। अहमद ने एक झटके से दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर की जानिब रास्ता दिखाया था। उसकी बीवी और जुनैद की बीवी दोनों के चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल गई। जिंदगी का इतना बड़ा कांटा इतनी आसानी से निकल रहा था, इस बात का तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। पर इशफाक साहब गैरतमंद आदमी थे, इस कदर बेइज्जती उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने खामोशी से अपना लिबास दुरुस्त किया और फहमीदा बेगम का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही जुनैद ने आगे बढ़कर लपक कर दरवाज़ा बंद कर लिया था। ना अब्बा जान होंगे और ना हमारे बेटों पर हर वक्त गुस्सा करेंगे। अहमद ने मुजम्मिल के सर पर प्यार से हाथ फेरा, जो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अगर आज दादा जान वो बात उसके बाप को बता देते तो बड़ा बुरा होता। वो सब लोग मुतमिन अंदाज में दोबारा अंदर कमरों में चले गए थे। अहमद और जुनैद के बेटे बाप को दिखाने के लिए स्कूल का बैग खोल कर बैठ गए थे, जबकि बाहर इशफाक साहब शदीद परेशान थे। घर से तो निकल आए थे, लेकिन अब कहाँ जाना है इस बात को उन्हें खुद नहीं पता था। रात हो चुकी थी, गलियों में अब सन्नाटा बढ़ने लगा था। अब हम कहाँ जाएंगे? इशफाक साहब, बेटों ने तो घर से निकाल दिया, सारी ज़िंदगी कमाई से बस यही घर ही तो बनाया था। फहमीदा बेगम अचानक फूट फूट कर रोने लगी। इशफाक साहब ने उन्हें तसल्ली दी और उनका हाथ पकड़कर गले में एक तरफ को चलने लगे। उनके जहन में अपने दोस्त का घर आ रहा था, जिससे वो काफ़ी अरसा हुए नहीं मिले थे। कॉलेज के ज़माने का ये दोस्त दूसरे मोहल्ले में रहता था। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद इशफाक साहब और फहमीदा बेगम उस शख्स के घर के सामने जा खड़े हुए। इशफाक साहब ने दरवाज़ा बचाया। अंदर मौजूद उनके दोस्त आलमगीर साहब ने जब दरवाज़ा खोला तो इशफाक साहब को सामने देखकर हैरान रह गए। इशफाक साहब ने मुख्तसर लफ्ज़ों में जो कुछ उनके साथ हुआ था अपने दोस्त को बता दिया। उनका दोस्त नेक दिल इंसान था। वैसे तो वो भी गरीब ही था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसने अपने घर में छत पर बना हुआ एक कमरा इशफाक साहब को दे दिया। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। गांव से मेरी ज़मीनों की कुछ आमदनी आती है, जो खालसन मेरी रकम होती है, इसलिए मेरे बच्चों को तुम्हें साथ रखने पर कोई इतराज़ नहीं होगा। आलमगीर साहब ने तसल्ली दी तो इशफाक साहब को थोड़ा इत्मीनान तो हुआ, लेकिन वो किसी पर बोझ बनकर नहीं बैठे रह सकते थे। आलमगीर साहब का बेटा नज़दीकी स्कूल में पढ़ाने जाता था। 2 दिन तक तो इशफाक साहब उसे देखते रहे। वो तीसरे रोज़ जब वो जाने लगा तो बेख्तियार इशफाक साहब उसे मुखातब कर बैठे। बेटा, मैं 50 बरस का हो चुका हूँ। अब तक मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन अब चूँकि वहाँ से रिटायर हो गया हूँ तो फ़ारग हूँ। अगर तुम चाहो तो इस प्राइवेट स्कूल में मेरी बात कर सकते हो। कम तनख्वाह में भी बच्चों को पढ़ा लूँगा। इशफाक साहब की बात पर वो लड़का चंद लम्हे तो सोचता रहा, लेकिन फिर उसने अपने स्कूल में इशफाक साहब की बात कर डाली। इत्तफाकन उनकी उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत थी। इशफाक साहब ने इंटरव्यू दिया तो उन्हें इशफाक साहब बहुत पसंद आए। वैसे भी वो सरकारी नौकरी याफ्ता थे। उन्होंने हाथों हाथ इशफाक साहब को लिया। अब तो इशफाक साहब भी काफ़ी मुतमिन हो गए थे। बिला वजह वो किसी पर बोझ बनने की बजाय अपनी रकम खुद कमा सकते थे। उन्होंने पाबंदी से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शुरू के 2 दिन तो इंतहाई अच्छे गुजर गए, लेकिन तीसरे रोज़ जब इशफाक साहब क्लास लेने के लिए जमात में दाखिल हुए तो बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा था। इशफाक साहब को हैरत हुई। कल तक तो क्लास बड़ी तमीज़दार थी। यकीनन आज कोई ऐसा बच्चा आया होगा जो पिछले 2 दिन से गैर हाज़िर था। इशफाक साहब क्लास को खामोश करवाने लगे। चुप करके बैठ जाओ बेटा, क्लास में शोर नहीं करते, पढ़ाने का वक्त हो रहा है, उन्होंने मोहब्बत से कहा और बोर्ड की जान मुड़ने लगे। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, बड़ा आया बुढ़ा पढ़ाने वाला, मेरे बाप ने तो मारकर घर से निकाल दिया तुझे। अब यहाँ स्कूल वालों ने कैसे घुसने दिया, देखना यहाँ से भी लाते ही पड़ेंगी। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल को शिकायत करूँगा। इस बूढ़े तोते को तो धक्के मारकर बाहर निकालें, मुझे इसकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। इशफाक साहब के ऊपर जैसे किसी ने गड़ों पाली डाल दिया हो। वो कामते टांगों के साथ मुड़े, क्योंकि ये आवाज़ जाने पहचानी थी। वो जो कुछ और वो बच्चा कह रहा था वो झूठ तो ना था। इशफाक साहब ने पलट कर देखा। कुर्सियों के दरमियान में उनका पोता मुजम्मिल खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर बड़े फातिहाना से तासुरात थे। उसके साथ जुनैद के दोनों बेटे भी थे।
वो सभी मुस्कुरा रहे थे। तुम यहाँ? इशफाक साहब के मुंह से सरसराते हुए निकला। मुजम्मिल ने कांधे उचका दिए। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी हरकतें करता था। यहीं पर तो पढ़ता पढ़ता हूँ मैं। लेकिन बुड्ढे, तूने आपको क्या पता आपके पोता क्या करता है या नहीं। आप बस जितनी मर्जी मेरी जासूसियाँ कर लें, आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो बच्चा फिल्म में बातें कर रहा था। इशफाक साहब को तो पहले तो शदीद दुख हुआ। बाकी सारे बच्चे अब सरगोशी अंदाज में बातें करते हुए कभी इशफाक साहब को देखते और कभी मुजम्मिल और उसके कज़नों को। इशफाक साहब को शदीद गुस्सा आया। उन्हें वो मंज़र याद आया जो उन्होंने गली में देखा था। एक बार फिर से उनका खून खोल उठा। बेख्तियार ही वो आगे बढ़े और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मुजम्मिल को लगा दिया। उसके साथ बैठे जुनैद के दोनों बेटे भी कब कभी करके हंस रहे थे। इशफाक साहब का हाथ एक बार फिर उठा तो फिर ना रुका। उन्होंने जुनैद के दोनों बेटों को भी जोरदार थप्पड़ दे मारे। सिर्फ मुजम्मिल से छोटा काशिफ दबक कर बैठ गया था। मुजम्मिल को थप्पड़ पड़ा तो उसने आंखें फाड़ कर इशफाक साहब को देखा। मैं घर जाकर पापा को बताऊंगा कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर मारा है। वो फिर यहाँ आकर सबके सामने आपको मारेंगे। अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। उसने बदतमीजी से दाता को मुखातब किया। लेकिन इशफाक साहब का खून खोल उठा था। उस छटांग भर के लड़के की वजह से वो घर से बेघर हो गए थे। वो दूसरों के घर में रहने पर मजबूर थे। उन्होंने मुजम्मिल को एक और थप्पड़ मारा। घर की बातें घर में रहने दो। तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया है उसका सिला भी वो जल्दी भुगत लेगा। बेहतर यही है कि यहाँ क्लास में पढ़ाई पर तवज्जो दो। उन्होंने मुजम्मिल को नीचे बिठा दिया। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बड़ी मुश्किल से अपने डेस्क पर बैठ गया। बाकी बच्चे भी इशफाक साहब को गुस्से में देखकर बिल्कुल खामोश हो गए थे। क्लास में थोड़ी देर पहले जहाँ एक हंगामा पड़ता था, अब बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन इशफाक साहब का खून अभी तक खौल रहा था। वो पलट कर वापस अपने डेस्क पर जाकर खड़े हो गए थे। उन्होंने क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस क्लास के दौरान ज़मीन उन्हें खा जाने वाली निगाहों से घूरता रहा। उसने अपने दादा से पैर बांध लिया था। इशफाक साहब को अच्छी तरह पता था कि उनके दोनों बेटे अब एक दफ़ा फिर उन तक आ पहुँचे थे कि वो शोर मचाएंगे कि उन्होंने मुजम्मिल को क्यों मारा है। छुट्टी हुई तो इशफाक साहब खामोशी से अपने घर आ गए। जबकि मुजम्मिल बस्ता उठाकर दौड़ता हुआ सीधा अपने बाप अहमद के पास पहुंचा था। उसने आंखों में आंसू भर के रो के अपने बाप को बताया कि आज स्कूल में इशफाक साहब ने उन्हें फिर मारा है। अहमद और जुनैद पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब बच्चों ने बताया कि इशफाक साहब उर्दू के टीचर के तौर पर स्कूल में भर्ती हुए हैं तो अहमद अपने सर पर हाथ मार कर रह गया। अब्बा जान को बिना जानने क्या मुसीबत है अपने साथ सबकी ज़िंदगी जीवन कर रखी है। अहमद के लबों से निकला। ज़मीन मुस्कुरा दिया। अब एक बार दफ़ा फिर उसका बाप दादा से लड़ने जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो उठता, अहमद की बीवी मैमूना अंदर से परेशान सूरत लिए बाहर आई। सुनिए, मुझे कल आपने महीने भर के राशन के पैसे दिए थे, वो अलमारी में नहीं है। मैंने पूरी अलमारी छान मारी है। अरे वहीं पर तो होंगे। घर में तो कोई आया ही नहीं। भला किसने लेने हैं? आगे पीछे हो गए होंगे। ज़रा तसल्ली से देखो। अहमद ने सर झटक कर कहा। लेकिन मैमूना शदीद परेशान नज़र आ रही थी। आप अंदर आकर देखें तो सही, अलमारी में पैसे कहीं भी नहीं हैं, बल्कि पूरे कमरे में नहीं है। आपकी बार उसने कहा तो अहमद को भी थोड़ी सी परेशानी हुई। कहाँ चले गए पैसे? मैंने तो तनख्वाह में से आधे के से ज़्यादा पैसे तुम्हें दे दिए थे। अब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, है ही नहीं कि पूरा महीना चलाया जा सके। कम अकल औरत हो तुम, न जाने कहाँ रख दिए पैसे। उसने गुस्से से कहा। वो दोनों मियाँ बीवी उठकर अंदर कमरे में चले गए, ये देखे बगैर कि मुजम्मिल का रंग एक लम्हे के लिए उड़ गया था। लेकिन जल्दी उसने खुद पर काबू पा लिया। वाकई में मोना ठीक कह रही थी। अहमद ने अलमारी की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी सफ़ेद रंग के लिफाफे का नामो निशान ना था जिसके अंदर पैसे रखकर अहमद ने अपनी बीवी को दिए थे। अब तो वो खुद भी नहीं परेशान हो गया था। कहाँ चले गए पैसे? क्या घर में कोई चोर आया था? लेकिन चोर आया होता तो पता तो चलता। दोनों मियाँ बीवी सर पकड़ कर बैठे थे और तभी बराबर वाले कमरे से जुनैद की बीवी घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। भाभी, मेरे सोने की चेन नहीं मिल रही। डब्बा तो है लेकिन उसके अंदर से चेन गायब है। कहीं आपने तो नहीं ली? पहनने के लिए जुनैद की बीवी ने कहा तो मैमूना के चेहरे के तासुरात एकदम बिगड़ गए। अरे मैं क्यों लूँगी?
तुम्हारी चेन पहनने के लिए अगर लेनी होती तो पूछ कर लेती। बिना वजह मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? मैं तो खुद परेशान हूँ। मेरी अच्छी भली रकम गायब हो गई है। जुनैद की बीवी का रंग उड़ गया। वो उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में जा घुसी। थोड़ी देर के बाद अहमद और मैमूना भी उसके कमरे में गए, जहाँ वो दोनों मियाँ बीवी कमरे की हर चीज़ पलटे सोने की चेन तलाश कर रहे थे। भाईजान, मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है घर में से कई कीमती चीज़ें पहले भी गायब होती हैं। मेरा वो लाइटर जो मुझे सौदे वाले दोस्त ने गिफ्ट किया था, मैं पैसे जहाँ कहीं रखता हूँ वहाँ से गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद इस्तेमाल हो गए, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि इस्तेमाल तो कहीं भी नहीं होते, बल्कि इन्हें कोई चुरा लेता है। शायद हमारे घर में ही चोरियाँ हो रही हैं। जुनैद ने कहा तो अहमद ने भी परेशानी से दाएं बाएं देखा। चोर घर में आता है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? इस बार तो मेरे इतने सारे पैसे चोरी हो गए हैं, अब हमारा महीना कैसे गुजरेगा? वो शदीद परेशान था, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों मज़ीद बात की तय तक पहुँचते, बिरोनी दरवाज़ा बजा। अहमद ने बेदली से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उनका हमसाया खड़ा था, जो कड़वे कड़े तेवरों से अहमद को घूर रहा था। जनाब, मैंने इससे पहले भी आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई थी, लेकिन लगता है कि आप लोग हम अपने बच्चों की तरबियत करने के बजाय सारा दिन दूसरी चीज़ों की तरफ मतवज्जा रहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आज के बाद इस लड़के ने मेरे घर में चोरी की तो मैं उसको सीधा पुलिस के हवाले कर दूँगा। मैं तो इशफाक साहब का हमसाया होने की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को तो अपने बच्चों को लगाम डालना रखना आता ही नहीं। हमसाया बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। अहमद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। क्या मतलब चोरी? क्या बात की थी आपने अब्बा जान से? वो किसकी बात कर रहे हैं? अहमद ने बेयकीनी से इस जानब देखा जहाँ उसका हमसाया इशारा कर रहा था। वहाँ तो मुज़म्मिल खड़ा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आप किसी बेटे की बात कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा भी इसे मैंने आपके छोटे बेटे के साथ मिलकर मेरे घर का दरवाज़ा खोलते हुए पकड़ा था। मैंने इशफाक साहब से जिक्र किया तो वह शर्मिंदा तो खूब हुए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने घड़ी के तरीके में मुज़म्मिल को एक घर में से कुछ चुरा कर बाहर निकलते देखा था, इसलिए उन्होंने मेरी बात का एतबार किया। उस रोज़ जब मैंने उन्हें आकर बताया था तो शायद आप लोगों ने इनकी बात का यकीन नहीं किया और उन्हें मारकर इस घर से निकाल दिया। मैंने भी बात ज़्यादा ना बढ़ जाए इस बात पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन आज आपके इस बेटे ने दोबारा मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है। कि मेरे बेटे के साथ खेलने के बहाने घर में दाखिल होता है और घर की कोई ना कोई कीमती चीज़ उठाकर फरार हो जाता है। आज भी जब उसने मेरी बीवी की अलमारी से पैसे निकालने चाहे तो खुशकिस्मती से उसने उसे देख लिया। हमसायगी में बात ज़्यादा बिगड़ ना जाए, इसलिए मैं पहले खुद आपसे बात करने के लिए आया हूँ, वरना मैं चाहता तो उसे पुलिस में पकड़वा भी सकता हूँ। ये इतना छोटा भी नहीं कि उसे कोई सज़ा ना हो सके। ऐसी औलाद की तरबियत करने के बजाय आपने अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमसाये की बात पर अहमद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। जुनैद भी वहीं खड़ा था और उसका मुंह भी हैरत के मारे खुल गया था। अहमद ने बेयकीनी से पलटकर मुज़म्मिल को देखा, जो शर्मिंदगी से दाएं बाएं देख रहा था। साया जा चुका था। अचानक ही अहमद ने आगे बढ़कर मुज़म्मिल को दबोच लिया। तैश की एक शदीद लहर उसके वजूद में जागी थी। बदबख्त, बता क्यों चोरियां करता है? क्या ये बात सही है जो ये आदमी कह रहा था? अगर ऐसा है तो घर वाले पैसे और सोने की चेन भी तूने ही चुराई होगी। बता मुझे, कहाँ हैं पैसे? अहमद ने मुज़म्मिल को एक के बाद एक थप्पड़ लगाया तो वो जो बाप का गुस्सा देखकर पहले थर-थर काँप रहा था, बेख्तियार उसने ऊपर की जानब इशारा कर दिया। अहमद और जुनैद उल्टे कदमों छत पर पहुंचे, जहाँ एक छोटे से डब्बे के अंदर सोने की वो चेन और कुछ पैसे पड़े हुए थे। बाकी पैसों को मुज़म्मिल ने बताया कि उसने वो अपने दोस्त के साथ मिलकर खर्च कर लिए। अहमद और जुनैद अपना सर पकड़ कर रह गए थे। अहमद ने उठकर पूरी तरह से मुज़म्मिल को मारना शुरू कर दिया। न जाने वो उसे कितनी देर तक मारता रहा, लेकिन मुज़म्मिल बजाय शर्मिंदा होने के ढीठ हो गया था। उसने यकदम बाप का हाथ झटका और उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया। आपने मुझे क्या बूढ़े दादा की तरह समझ रखा है, जो मैं खामोशी से आपको मार खाता रहूँगा? मुझे नहीं पढ़ना स्कूल, जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मुझे बेच देते हैं। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करूं, और ख़बरदार, अब मुझे मारा तो मैं डंडा लेकर आपका सर फाड़ दूंगा। मुज़म्मिल ने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी थी। अहमद के दिल को कुछ होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल इसी तरह उसके बाप को भी महसूस हुआ होगा जब उसने इंतहाई बदतमीज़ी से उन पर हाथ उठाया था
और उन्होंने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि इशफाक साहब ने उस रोज़ मुज़म्मिल को क्यों मारा था। शायद इसने ऐसी कोई और हरकत की होगी। मुज़म्मिल एक दफ़ा फिर घर से बाहर निकलकर भाग चुका था। अहमद अच्छी तरह जानता था क्या वो इनकी आदतों से निकल चुका है। इतने बड़े बच्चे पर सख्ती करने से ना तो उसकी तबीयत ठीक हो सकती है और ना ही वो राह रास्त पर आ सकता था। उसे सिर्फ पछतावा था कि उसने अपने बाप के साथ बुरा सलूक क्यों किया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और घर का दरवाज़ा खोलकर निकलता चला गया। इशफाक साहब अपने दोस्त आलमगीर के घर में खामोश बैठे थे। उन्हें इंतज़ार था कि अब तक उनके बेटे लड़ने के लिए क्यों नहीं आए। दरवाजे पर दस्तक देकर जब अहमद और जुनैद अंदर दाखिल हुए तो इशफाक साहब ने गहरी सांस ली। आ गए मुझे मारने के लिए? लो खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, जो कुछ करना है कर लो। तुम्हारे जैसी औलाद यही सब कर सकती है, इशफाक साहब ने दुखी दिल से कहा। मगर अहमद ने आगे बढ़कर उनके पांव पकड़ लिए थे। हमें माफ़ कर दे अब्बा जान, जो कुछ मैंने किया उसके बाद मुझे सज़ा मिल चुकी है। मेरी औलाद बिगड़ गई है। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उस रोज़ आपने मुज़म्मिल को क्यों मारा था। वो रोते हुए कह रहा था। इशफाक साहब को पहले तो हैरत हुई, लेकिन फिर उन्होंने नीचे झुककर अहमद को उठाकर अपने बराबर खड़ा कर लिया। कुछ देर रोने के बाद अहमद का दुख कदरे कम हुआ तो उसने हमसाए वाली बात इशफाक साहब को बता दी। इशफाक साहब ने गहरी सांस ली। उस रोज़ जब मैं दही लेकर आया तो गली के कोने पर मुज़म्मिल किसी के घर से बाहर निकल रहा था। उसने अपने हाथों में बहुत से नोट उठा रखे थे और बार बार इन्हें गिनते हुए अपने दोस्त को कुछ इशारे कर रहा था। मुझे इसकी आदतों पर पहले ही शक था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो चोरी करके निकला है और फिर हमारे हमसाए ने भी वही सब बताया। फ़िक्र मत करो, अल्लाह से दुआ मांगो और उसे सुधारने की कोशिश करो। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। इशफाक साहब की तसल्ली पर अहमद को थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई थी। चलें अब्बा जान, अपने घर चलें, अब मैं यहाँ आपको नहीं रहने दूँगा। अहमद और जुनैद दोनों ने ही आगे बढ़कर उन्हें कहा था। फहमीदा बेगम मुस्कुरा रही थी कि आखिर उनके बच्चों को अकल आ ही गई थी।